साल 2020 में एक हिंदी फिल्म आई थी आर्टिकल 375। इस फिल्म में भारत के क्रिमिनल लॉज में मौजूद इनइक्वालिटी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाया गया था कि कैसे कुछ स्पेसिफिक क्रिमिनल लॉज को मेंस के अगेंस्ट एक वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। The case of Rohan Ravi Khurana versus the state is a classic example of a woman using as a weapon the very law that was made to protect her. इस मूवी में उठाए गए इस पॉइंट को लेकर बहुत डिबेट हुई। ये काफी जरूरी भी था क्योंकि भारत में मौजूद इन जेंडर बायस लॉस का नंबर काफी ज्यादा है, जिनमें एक लार्ज नंबर में फेक केसेस लगते हैं, जैसे डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट या फिर डिवोर्स। इन सारी सिचुएशन के लिए जितने भी लॉज हमारे देश में बनाए गए हैं वो सिर्फ विमेन की बात को प्रायोरिटी देने वाले हैं और वन साइडेड नजर आते हैं। और जब मैं वन साइडेड रूल्स की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, मोहम्मद शमी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दिनेश कार्तिक, बादशाह, हनी सिंह और रफ्तार जैसे हाई प्रोफाइल केसेस आ रहे होंगे, जहां पर इस तरह के रूल्स के कुछ हाई क्लास एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा कंसर्निंग बात यह है कि इन सब बायस रूल के विक्टिम आज अमीर और सेलिब्रिटी स्टेटस वाले लोग नहीं, बल्कि मेरे और आपके जैसे लाखों लोग हैं जो हर साल इस तरह के रूल्स के विक्टिम बनते हैं और जिनकी कहानी हम तक कई बारी पहुंच भी नहीं पाती। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 69 बेहद ज्यादा खतरनाक कानून है। पुरुषों को और कितना दबाया जाएगा इस देश में? मुझे बहुत चिंता है इस देश के बेटों की। मई महीने की बात है, बरेली में एक ऐसा मामला सामने आया जिससे अदालत भी हैरान रह गई। महिला के अत्याचार में फंसे एक लड़के को बिना किसी कारण, बिना किसी गलती के 4 साल की जेल की सजा काटनी पड़ी। आज इन बायस रूल के चलते भारत में मेन के अगेंस्ट होने वाले फेक डाउरी केसेस, फेक सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस और फॉल्स एलिगेशन का जो नंबर है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर भारत की संसद में भी एक बार आवाज उठ चुकी है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि जिन रूल्स को इक्वालिटी के लिए बनाया गया था उनका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इनके विक्टिम्स के ऊपर। तो आज की वीडियो में एग्जैक्टली इसी पर बात करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, क्योंकि ये सारी चीजें इसी एक पॉइंट से जुड़ी हुई है। हमारी सोसाइटी में विमेन को अपने बेसिक राइट के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। इक्वालिटी की आवाज उठाने के लिए 1848 में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन में अमेरिका में शुरू हुए फेमिनिस्ट मूवमेंट की 4 अलग अलग वेव्स ने जेंडर इक्वालिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इसी मूवमेंट की फर्स्ट वेव ने 1920 में अमेरिका के अंदर विमेन को राइट टू वोट दिलवाया था। इसके अलावा विमेन की फैशन और लाइफस्टाइल, बर्थ कंट्रोल करने के लिए उनके पास कॉन्ट्रासेप्शन का एक्सेस, ये सारी चीजें फेमिनिस्ट मूवमेंट के जरिए ही उनको मिल पाई थी। At the present time, it's a sort of watershed, I think. Women are apparently liberated in many ways, but in fact and in practice, they're not. They're still discriminated against in many professional fields, and often in very pernicious ways. I think the time has come when women have got to find self-respect and a full identity of their own. Free our sisters! Free ourselves! What do we want? Equal pay! What do we want? Equal pay! 1960 में फेमिनिज्म की सेकेंड वेव आई थी, 80s में थर्ड और 2000 में फोर्थ वेव आई थी, जो अभी भी चल रही है। दुनिया भर में चल रहे फेमिनिज्म की मूवमेंट की जो वेव्स हैं, इसका इंपैक्ट भारत पे भी हुआ और यहाँ भी विमेन की इक्वालिटी, सिक्योरिटी और इंपॉर्टेंस को एनकरेज करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे नए नए रूल सामने आते रहे। तो क्या हमारे समाज में भी इक्वालिटी लाने के लिए इस तरह के लॉस को बनाना बेहद जरूरी था? आइए जानते हैं इंडियन पॉलिटी के एक्सपर्ट सरमद मेहराज सर से। Women have been discriminated against throughout the history. Hence the laws which favor women, for example, laws related to domestic violence or dowry harassment or alimony, do not violate the principles of equality guaranteed by the Constitution. But some women have weaponized these laws for their ulterior motives. What we need is to strike the right balance so that women can still use these laws when they are harassed, and at the same time, men who have been falsely implicated under these cases would get swift justice. ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करते समय मुझे रियलाइज होता है कि हमारी डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उनका एक स्टेप लाखों लोगों की लाइफ बदल सकता है। ये आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ऑफिसर्स सेलेक्ट होते हैं यूपीएससी एग्जाम के माध्यम से, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट होती है महंगी फीस। दिल्ली में प्रिपरेशन करने जाओ तो 1.5-2 लाख रुपए तो कोचिंग वाले फीस ले लेते हैं, फिर रहने खाने का खर्चा अलग से लगता है। यूपीएससी एस्पिरेंट का सपना महंगी फीस के तले दब जाता है। ऐसा ना हो इसलिए अनअकैडमी लाया है लिमिटेड टाइम न्यू ईयर 60% डिस्काउंट ऑफर, जहां आप केवल 23,499 में अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, जहां पर सरमद सर, मृणाल सर, सुदर्शन सर जैसे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल है। 23,499 रुपीज में यूपीएससी प्रिपरेशन का ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है। तो
अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में जाकर आप डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। और ये तो बिल्कुल साफ है कि इन लॉस का इंटेंशन पॉजिटिव था ताकि इन्हें विमेन एम्पावरमेंट के लिए यूज किया जा सके, लेकिन धीरे धीरे ये लॉज मेन के अगेंस्ट एक ऐसे वेपन की तरह यूज होने लगे जिस पर काफी कम बात होती है। सबसे पहले बात करते हैं फैमिली एंड मैरिज एक्ट की। इसे साल 1965 में पहली बार हिंदू मैरिज एक्ट के नाम से लागू किया गया था और फिर बाद में सिचुएशन के हिसाब से इसमें बहुत सारे चेंजेस भी होते गए। सोसाइटी के अंदर मेल डोमिनेंस को देखते हुए इस एक्ट में कई सारे ऐसे प्रोविजन रखे गए जिससे विमेन को एक सेफ साइड मिल सके और उनको नुकसान पहुंचाने से पहले कोई भी मर्द 2 बार अपने दिमाग में सोचे। इन प्रोविजन में पहला सेक्शन है 498A, जो कि डाउरी हैरेसमेंट के लिए कोई भी लड़की अपने इन लॉज या हस्बैंड के अगेंस्ट केस दाखिल कर सकती है। अब अगर कोई डाउरी के लिए किसी का हैरेसमेंट करेगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। भारत में तो डाउरी को लेकर डोमेस्टिक वायलेंस काफी आम बात है, ऐसे में इस एक्ट की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा नजर आती है। लेकिन इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई महिला अपने हस्बैंड या उसके घर वालों पर सिर्फ डाउरी हैरेसमेंट का एलिगेशन तक लगा देती है तो पुलिस उन सबको अरेस्ट कर सकती है बिना किसी सबूत या इन्वेस्टिगेशन के। ये पॉइंट इस लॉ को बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बना देता है और जो थोड़े से भी स्मार्ट लोग हैं वो इस बात का फायदा उठाते हैं और इसका मिसयूज दबा के करते हैं। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसा ही एक विक्टिम की कहानी पता चली। विक्टिम का नाम है दीप्तांशु शुक्ला। IIT कानपुर से पास आउट दीप्तांशु की शादी 2011 में हुई थी। उनकी वाइफ एक प्रोफेसर थी और शादी के 1 साल बाद ही दीप्तांशु की वाइफ उन पर डाउरी का एलिगेशन लगा देती है। अब दीप्तांशु गलत नहीं थे तो उन्होंने जस्टिस के लिए केस लड़ा और खुद इतने सारे एविडेंस और विटनेसेस कलेक्ट कर लिए और अपनी वाइफ के क्लेम्स को गलत साबित कर दिया। इसके बाद इन्होंने 10 साल तक केस लड़ा और अपने वाइफ के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन भी करवाकर इतने सारे एविडेंस दिखाकर 2021 में इस केस को जीत भी लिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस केस में दीप्तांशु कैपेबल थे और वो अपनी वाइफ के अगेंस्ट एविडेंस और विटनेस दोनों ही कलेक्ट कर पाए। बट अगर कोई इतना कैपेबल ना हो और ना ही उसके पास एविडेंस कलेक्ट करने के सोर्सेज हों तो इस बात के कितने ज्यादा चांसेस हैं कि अगर वाइफ ने फेक क्लेम भी कर दिया हो तो हस्बैंड की पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया जाएगा उसे गिल्टी मानते हुए। और ये अकेले दीप्तांशु की बात नहीं है, ऐसे कितने सारे केसेस आपको दिख जाएंगे जहां पर एक आदमी एक फर्जी केस में विक्टिम बना हुआ है और उसे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस के बढ़ते मिसयूज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एक सिस्टमैटिक फेलियर कहा है। अभी भी हमारे पास इसका कोई लीगल सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसे केसेस पर शादी के टाइम पर अगर दोनों साइड के लोग अपनी अपनी इच्छा से किए गए लेन देन की पूरी लिस्ट में साइन कर दें तो कुछ हद तक इससे बचा जा सकता है। अब आते हैं इस एक्ट के सेक्शन 125 CRPC में, जिसमें डिवोर्स के केस में एलिमनी के ऊपर लॉ बनाया गया है। अब इसका नाम सुनते हुए आप में से बहुत सारे लोगों को पहले ही पता लग चुका होगा कि ये सेक्शन क्यों मेन के अगेंस्ट है। सबसे पहला तो यही कि अगर डिवोर्स होता है तो हस्बैंड को वाइफ को एलिमनी देनी पड़ती है, वाइफ को हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिल सकता है। अब ये अमाउंट सिटीज और कोर्ट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट मंथली इनकम का 25% मेंटेनेंस के तौर पर देने की बात करता है। लेकिन जो बात प्रॉब्लमैटिक है वो ये है कि इसमें मैक्सिमम केसेस में हस्बैंड की सिचुएशन को कंसीडर नहीं किया जाता। मतलब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है या नहीं है, उसके ऊपर घर का लोन है या EMI है, इन सब बातों को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया जाता है और ना ही इस बात पर लड़ने के लिए उसके पास कोई लीगल ऑप्शन मौजूद होता है। मतलब कोर्ट ने जितना पैसा बोल दिया है उतना हर महीने उसे देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिवोर्स किसकी मर्जी से लिया जा रहा है, वाइफ अपनी मर्जी से डिवोर्स ले रही है या हस्बैंड डिवोर्स दे रहा है। अब ये दोनों ही सिचुएशन अलग अलग हैं, लेकिन दोनों सिचुएशन के लिए लॉ बिल्कुल एक ही है। अब ऐसा नहीं है कि लॉ बनाने का रीजन मर्दों के अगेंस्ट बायस होना था। देश में अगर आप ऑन ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां मर्द आज भी औरतों को दबा रहे हैं और उन्हीं औरतों को बचाने के लिए ऐसे लॉ बनाए गए थे जो उन्हें हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन इन औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पुलिस फोर्स है वो अंडर स्टाफ्ड है, जो कोर्ट्स के अंदर जजेस बैठे हैं वो भी अंडर स्टाफ्ड है। लॉ इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि एक औरत खुद उन्हें पढ़कर अपना केस भी नहीं लड़ सकती है। और ऊपर से ऐसे ज्यादातर जो केसेस हैं जहां पर औरत के ऊपर सच में अत्याचार हो रहा है वहां पर वो एक हाउसवाइफ रहती है और उसे कानून की इतनी समझ नहीं होती है और मर्द अक्सर एक नौकरी पेशा वाला आदमी रहता है जो अपने हिसाब से सिस्टम में पैसे देके अपना काम निकलवा लेता है। अब इन केसेस में विमेन एक्चुअल विक्टिम होती है, लेकिन पूरा सिस्टम आप देखो वो इस विक्टिम को बचाने में फेल हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर मर्दों की कोई गलती नहीं है, लेकिन औरत ने एक फर्जी केस फाइल कर दिया है और क्योंकि लॉ इतने ज्यादा विमेन सेंट्रिक है तो लॉ का पूरा यूज करते हुए एक सीधे साधे मर्द और उसकी पूरी फैमिली को नचा के रख देती है, जैसा कि हमें कई सारे केसेस में देखने को मिलता है। आप भी न्यूज में सुनते रहते हो। फैमिली के ऐसे जितने भी डिस्प्यूट होते हैं अगर एक लेवल पर हो सके तो आपस में सॉल्व हो जाए तभी बेस्ट रहता है, क्योंकि जैसे लीगल सिस्टम इन्वॉल्व होता है नीचे से लेकर ऊपर तक हर आदमी अपने अपने पैसे खाने की सोचने लगता है। जब एक औरत डिवोर्स का केस फाइल करने जाती है तो वकील और पुलिस वाले दोनों बोलते हैं कि मैडम एक केस
केस तो डोमेस्टिक वायलेंस का भी लगा दो, एक डाउरी का भी इसमें लिख डालो, एक सेक्सुअल असॉल्ट भी ऐड कर दो, और ये सब नहीं करोगे तो एलिमनी नहीं मिलेगी। ये सब लगाने से आपका केस स्ट्रांग होगा और सारा डिसीजन आपके फेवर में आ जाएगा। ये पूरा सिस्टम एनकरेज करता है कि ऐसे फर्जी केसेस बढ़े ताकि इनकी दुकानें चलती रहें। और यही सब देख देख के मर्दों में शादी और डिवोर्स को लेकर एक डर और एक इनसिक्योरिटी का माहौल बनने लगा है। अभी हार्दिक पांड्या की शादी से पहले एक इंटरव्यू की वीडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी मम्मी के नाम कर रखी है क्योंकि मुझे अपनी प्रॉपर्टी नहीं गंवानी। माय मदर इज इन ऑल द अकाउंट, बोलते मेरे को पार्टनर, तुम्हारे अकाउंट में मैं पार्टनर रहूंगी। सो माय फादर के अकाउंट में मम्मी का नाम है, भाई के अकाउंट में भी और मेरे अकाउंट में भी। और ये बात काफी हद तक सच है कि अमीर लोगों के अंदर जितने भी डिवोर्स के केसेस सामने आते हैं उसमें प्रॉपर्टी में एक हिस्सा मांगना एक बहुत बड़ा डिवोर्स का रीजन होता है। अनफेयर लॉस की लिस्ट में नेक्स्ट लॉ भी डिवोर्स से जुड़ा हुआ है, जहां पर डिवोर्स होने के बाद हस्बैंड को बच्चे की कस्टडी मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। मैक्सिमम केसेस में कोर्ट बच्चे की कस्टडी माँ को ही देते हैं और ऐसे में उस आदमी के लिए अपने बच्चे से मिलना भी मुश्किल हो जाता है, जैसा कि हमें अतुल सुभाष के केस में भी देखने को मिला था। और ये होना किसी के लिए भी बहुत ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है। अगला कंट्रोवर्शियल एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस का। भारत में बढ़ते डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को देखते हुए यूपीए गवर्नमेंट 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस लेकर आई थी। ये विमेन प्रोटेक्शन के लिए बहुत बड़ा एक्ट था, लेकिन जैसे ही इसमें इंक्लूड प्रोविजन सामने आए तो इस एक्ट के मिसयूज को लेकर डिबेट शुरू हो गई। और जब इस बात को लेकर जर्नलिस्ट करण थापर ने एक कांग्रेस मिनिस्टर रेणुका चौधरी से इंटरव्यू में पूछा कि इस सिचुएशन में क्या होगा जब अनन्यूट्रल लॉ का मिसयूज किया जाएगा और इनोसेंट लोगों को यानी मेन को ब्लैकमेल किया जाएगा। इस पर जवाब देते हुए रेणुका चौधरी ने कहा था कि लेट मेन सफर, मतलब उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लॉ का मिसयूज होगा और कितने इनोसेंट लोगों को नुकसान होगा, उन्हें जेल हो जाएगी बिना किसी क्राइम किए हुए। नोएडा में एक ऑल विमेन पुलिस स्टेशन के अंदर थानेदार ने बताया कि ऑलमोस्ट 80% ऐसे केसेस उनके पास जो आते हैं वो फर्जी निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक आयरनी देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस के जितने केसेस हैं वहां पर सिस्टम रियल विक्टिम की हेल्प नहीं कर पा रहा है। एक तरफ ये फेक केसेस है और दूसरी तरफ 80% जो रियल डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है, जो विमेन है, वो इसके बारे में किसी को बता भी नहीं पाती है। सिर्फ 11% विमेन ऐसी हैं जो किसी से हेल्प मांग पाती हैं और सिर्फ 6% पुलिस तक पहुंच पाती हैं, क्योंकि उन्हें भी सिस्टम पर कोई भरोसा नहीं है। और अगर फेक केसेस की बात करो तो ऑलमोस्ट हर डिवोर्स के केस में एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस ऐसे अटैच कर दिया जाता है जैसे सब्जी के साथ मिर्ची धनिया फ्री दी जा रही हो, और ज्यादातर केसेस में फेक निकलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जिन औरतों की हेल्प करने के लिए इन लॉस को बनाया गया था वो इन लॉस का पूरा फायदा उठा ही नहीं पा रही है, और जो औरतें इसका फायदा उठाती हैं वो फेक केसेस में आदमियों को ऐसे नचा के रख देती हैं क्योंकि ये लॉस इतने बायस तरीके से लिखे गए हैं। पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। और कुछ केसेस तो ऐसे भी हैं जहां पर मेल डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं, लेकिन उनके लिए लॉ में कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। एक रिपोर्ट में पब्लिश सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि एवरेज 1000 मेन में 29 मेन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं, लेकिन इनको कोई भी लीगल रिकोर्स नहीं मिलता है। मेल के अगेंस्ट लॉस की लिस्ट में रिसेंटली हुए अमेंडमेंट के बाद भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 69 भी ऐड होता है। कुछ मेजर चेंजेस के बाद ये सेक्शन भी मेन राइट के अगेंस्ट एक वेपन की तरह यूज किया जा रहा है, जिसका आसानी से मिसयूज किया जा सकता है। सेक्शन 69 के अंदर अगर कोई लड़का किसी लड़की से शादी का वादा करके सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है और फिर शादी नहीं करता या रिलेशनशिप को तोड़ देता है तो इस केस में लड़के को 10 साल की जेल हो सकती है। अब यहाँ पर दो सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो बनता है जहाँ पर लड़के ने झूठ बोला, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी छुपाई या फिर अपना नाम बदल के किसी लड़की से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया, तो यहाँ पर ये लॉ बिल्कुल नेसेसरी है जो कि विक्टिम लड़की को जस्टिस दिलवाएगा। लेकिन दूसरे सिनेरियो में अगर कोई लड़की झूठ बोलती है, अपनी आइडेंटिटी छुपाती है और फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है या फिर लड़के पर शादी करने के प्रॉमिस करने का झूठा एलिगेशन लगाती है, तो ऐसी सिचुएशन में विक्टिम लड़के के पास क्या ऑप्शन रह जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप में शादी का वादा किया गया है या नहीं, ये बात प्रूव कैसे होगी। लोग सेक्सुअल रिलेशन के लिए चांद तारे तोड़ लाने का भी वादा कर देते हैं, फिर ब्रेकअप को एक डिवोर्स की तरह ट्रीट करने का क्या सेंस बनता है, और कर भी रहे हैं तो इसमें सजा इतनी वन साइडेड क्यों है। इन्हीं कमियों के चलते अमेंडमेंट्स के बाद भी सेक्शन 69 के मिसयूज के बहुत हाई चांसेस होने की बात कई बार सामने आती रही है। और इसी को देखते हुए इस सेक्शन को लीगल टेररिज्म अगेंस्ट मेन इन इंडिया भी कहा गया है। इसके अगेंस्ट रैलीज भी निकाली गई हैं, लेकिन इन सब बातों का भी कोई असर नहीं दिखा। और तो और ऐसी सिचुएशन में जब जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाने की बात आती है तो कुछ फेमिनिस्ट टाइप के लोग जो इक्वालिटी की बात करते हैं वो जेंडर न्यूट्रल लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? जेंडर न्यूट्रल लॉ की बात करना तो बहुत दूर, कुछ सो कॉल्ड फेमिनिस्ट लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि उन्होंने इन लॉस को इक्वालिटी की जगह सारे मेल से बदला लेने का एक हथियार बना लिया है, और ये बायस्ड लॉज ऐसे लोगों को और ज्यादा पावर देने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर डाउरी के लिए होने वाली डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए और उसी के लिए तो लॉज होते हैं। लेकिन जहाँ दीप्तांशु की तरफ फेक एलिगेशन की बात आती है तो ऐसी सिचुएशन में दीप्तांशु की तरह जितने भी लोग हैं उन्हें भी तो जस्टिस मिलना जरूरी है, ताकि कोई अपनी जान लेने पर मजबूर ना हो जाए। ह्यूमन सिविलाइजेशन की हजारों सालों की हिस्ट्री में विमेन को सोसाइटी में इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, ये बात सब लोग मानते हैं और इन्हें दी जानी चाहिए। दुनिया में एक लंबे समय तक मेल डोमिनेंस रहा है और आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो मेल डोमिनेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं।
इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे और मुझे इनसे डिस्गस्ट फील होता है। हमारी सोसाइटी में आज भी कोलकाता रेप केस जैसे घिनौने क्राइम होते हैं, आज भी लोग विमेन की कैपेबिलिटी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब भी विमेन को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को बखूबी सबके सामने दिखाया है। चाहे वो अंतरिक्ष की यात्रा करना हो या फाइटर प्लेन उड़ाना हो या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना हो, विमेन ने साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट बिजनेस हर फील्ड में सक्सेस हासिल करके अपना लोहा मनवाया है। इसीलिए फेमिनिज्म की बात करना या सबके लिए इक्वल राइट की बात करना बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि जब हम सब लोग एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करेंगे तभी हम एक अच्छी सोसाइटी बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम फेमिनिज्म और इक्वालिटी के नाम पर ऐसी चीजों को इग्नोर या सपोर्ट करने लग जाते हैं जो कंप्लीटली बायस्ड है, और ऐसी हर एक चीज एक सोसाइटी के तौर पर हमें लगातार डिवाइड करने का काम करती है। और इस पे ध्यान देना और उस पर आवाज उठाना, इक्वालिटी को सपोर्ट करना है, और ये हम सबको करना चाहिए।